राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। चलिए सभी लोग लाइव हो जाएं, सभी लोग लाइव हो जाएं और लिंक को जो है शेयर कर दें, वीडियो जो है शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ सकें। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों का कमेंट देख लेता हूं। आप लोग कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अंशु जी, दीपा जी, शिवांगी जी, पुनीता जी, लखविंदर जी, शुक्ला जी, हाँ सुखलाल जी, मिसा जी, पूनम जी। चलिए सभी का स्वागत है। सभी लोग जो है आप लोग कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ, ऑडियो वीडियो सब तो क्लियर आ रहा है। चलिए ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रमेश जी, नीलम जी। चलिए ठीक है, क्लियर है। गायत्री जी, तो सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं इस चैनल पे। देखिए कल जो है कल एक न्यूज मिली, आप लोग भी उस न्यूज को देखे होंगे कि हाँ अप्रैल में एग्जाम होगा। ठीक है, तो अप्रैल आप छोड़ दीजिए और दिसंबर दिसंबर चूंकि चल रहा है, ठीक है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च आप मान के चलिए कि 3 महीने हैं आपको। ठीक है, हाँ 3 महीने 10 दिन, 15 दिन, 15 10 दिन 20 दिन की छोड़िए, ठीक है, सीधा सीधा 3 महीने हैं। और 3 महीने में आपको रणनीति बनानी है, आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब बहुत हो चुका सोना छिपना, ठीक है, और हल्के में लेना, मजाक में लेना। अब सीरियस हो जाइए। ठीक है, अब सीरियस हो जाइए और अपनी जो है, जो आपके पास हथियार है उनमें धार लगाइए। ठीक है, क्योंकि अब जो है बिगुल बच चुका है, अब रण क्षेत्र सजने वाला है। बिगुल बच चुका है, रण क्षेत्र सजने वाला है। ठीक है, तो आपके हथियार में धार होना चाहिए। तो अब धार लगाइए, धार लगाने का समय है। ठीक है, तो इस 3 महीने में जो है अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करिए। ठीक है, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करिए और उन अस्त्र शस्त्र में जो है धार लगाइए। ठीक है, हाँ उनको तेज बनाइए। इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि निशाना चूकने ना पाए। ठीक है, निशाना चूकने ना पाए। तो चलिए हम लोग पहले आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो है ये बात करने का समय नहीं है। ठीक है, हाँ क्योंकि सुबह जो है विद्यालय भी निकलना होता है। तो पहले तो चले इस पर, ठीक है, अलग से उस पर वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग 195 नंबर हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब जो है इस वीडियो में 196 नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, 196 नंबर। तो आ जाइए और आप लोग अब कमेंट करना शुरू करिए। 196, 196। चलिए, हाँ मनीषा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए चलिए आंसर करिए अब आप लोग। तालव्य महाप्राण, प्रश्न को देखिए, तालव्य चाहिए, महाप्राण चाहिए, घोष चाहिए। ठीक है, तो तुरंत क्या करिए, पहले तालव्य ढूंढिए। तालव्य की खोज में निकले तो हमको ये दो विकल्प काटना पड़ा, कट गया। अब महाप्राण चाहिए, महाप्राण हमको इसमें भी मिल रहा है, इसके में भी मिल रहा है, यानी दोनों स्थिति में सही है। घोष चाहिए, घोष के लिए हमको तीसरा चौथा पांचवा चाहिए और तीसरा चौथा पांचवा देखेंगे तो हमको फिर ये वाला ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सी विकल्प। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। चलिए, हाँ ममता जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। शशि जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 197, 197। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? चलिए, किसके बिना जो है कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? चलिए आंसर करिए आप लोग। तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, ए के बिना, स्वर के बिना जो है कोई भी व्यंजन आप उच्चारित नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी उच्चारण करेंगे स्वर की आवश्यकता होगी। आ जाइए 198 पे,
198 पे प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर पूछा गया है और ये आंसर आना चाहिए 98 का। 98 का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल पार्श्विक। पार्श्विक। आज हम लोगों का वर्णमाला समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कल उपसर्ग, प्रत्यय और देशज विदेशज शब्दों पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। हाँ रेणु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है स्वागत है। चलिए इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है जो अमानक है? अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? प्रश्न बना है, ठीक है। चलिए आंसर करिए। तो यहां जो है आप लोग कह रहे हैं, हाँ प्रमोद जी गुड मॉर्निंग स्वागत है। चलिए यहां आंसर आप लोगों का आना चाहिए 99 के लिए। कमेंट आप लोगों का रुक गया है क्या? फिर से कमेंट देखना पड़ेगा। हाँ यहाँ आंसर नहीं, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा डी बी भ, देखिए अमानक यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। अमानक देखा जाए तो यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि भ भी इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है। ये विकल्प लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। विकल्प लिखने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ जो है, यहाँ आप गलत नहीं कर सकते, यहाँ इस प्रश्न को यफ करना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ इस प्रश्न को यफ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो अमानक वर्णों की श्रेणी में आता हो। विकल्प को टाइप करने में यहाँ मिस्टेक हुआ है। चलिए आ जाइए 200 नंबर पे। चलिए कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? चलिए कौन सा अक्षर जो है पंचमा अक्षर है? चलिए म द ग स। ये देखिए प्रश्न को देखिए किस किस जगह पूछा गया है। यूपीएससी परीक्षा 2021 के लिए प्रश्न बना है और यहाँ आंसर आप लोगों का आ रहा है ए। बिल्कुल पंचमा अक्षर जो है यही होता है, ठीक है। हाँ प्रत्येक वर्ग का जो है पांचवा अक्षर। आ जाइए अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक, ध्यान देंगे, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण हम क्या नाक और मुंह दोनों से करते हैं, या केवल नाक से करते हैं, या केवल मुंह से करते हैं, या फिर ओष्ठ से करते हैं? चलिए ओष्ठ से करते हैं आंसर आना चाहिए। तो यहां आंसर आ रहा है ए विकल्प के लिए। ए विकल्प के लिए बिल्कुल नाक और मुख दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अनुनासिक के लिए, अनुनासिक के लिए नाक से जो है अनुस्वार होता है, अनुस्वार, ठीक है, और मुंह से निर्नानुनासिक। ठीक है आ जाइए 202 नंबर पे। मूर्धन्य, मूर्धन्य चाहिए, अल्पप्राण चाहिए, अघोष चाहिए? चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। हाँ कविता जी स्वागत है, राधे राधे। चलिए इसका आंसर करिए 202 पर। 202 आंसर क्या आएगा? मूर्धन्य के लिए अब हम लोग चले मूर्धन्य ढूंढने, तो फिर हमको दो विकल्प ये काटना पड़ जाएगा, ठीक है। और अल्प प्राण की बात आएगी तो ठीक है दोनों सही है, लेकिन अघोष की बात आई है तो ड जो है ये घोष हो जाएगा, इसको हमको काटना पड़ेगा, फिर ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हमको अघोष चाहिए। 203 पे आ जाइए। 203 इनमें से री क्या है? री क्या है? री क्या है? तो यहां आंसर बहुत आसान है प्रश्न। चलिए हाँ, चलिए हाँ नूर जी नमस्कार स्वागत है। आज जो है हम लोगों का वर्णमाला के टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा है आज प्रश्न, 80-85 के प्रश्न लगभग होंगे, तो फास्ट चलिए आप लोग। स्वर थोड़ा सा फास्ट रखेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। 204 पे आ जाइए। चलिए प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? 4 नंबर के लिए आपका आंसर आ रहा है डी। डी बहुत अच्छा। आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है ना, हम तो स्पीड में सोच रहे हैं, क्योंकि 80 प्रश्न है आज, टारगेट ज्यादा है।
105 205 पे आइए। चलिए, विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। देखिए, अभी अभी आप लोग का 4 का आंसर आ रहा है, ठीक है। 5 का आंसर करिए आप लोग। अब 5 का जो है विकल्प आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए, विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, ये आपको बताना है, सही नहीं है। दो सौ पांच का आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है बी 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 बी, 5 में बी। सुनो सुनो, वह गा रही है, नहीं, ठीक है, ठीक है। यहां गलत है, यहां पर जो है ए वाला में गलती है और 2 जगह कामा नहीं लगना चाहिए। वह दूर से, यहां तो ठीक है, बहुत दूर से आ रहा है, यहां यहां इसकी जरूरत नहीं थी। बहुत दूर से आ रहा है, डायरेक्ट सही था, ठीक है। तो यहां मिस्टेक है। आ जाइए 6 नंबर पे। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहां होता है। हाँ, जब हम कहीं मिस्टेक कर देते हैं, कोई शब्द हमारा छूट जाता है या कोई अक्षर छूट जाता है, ठीक है, वहां पर। हाँ, टारगेट जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो हमारा डी विकल्प बनेगा। क्या बनेगा। हाँ, जब कोई शब्द हमारा छूट गया वाक्य लिखते समय, ठीक है, तो वहां हम लोग सुधारने के लिए हंसपद चिन्ह लगा करके और वहीं पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, आंसर करिए। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन। हाँ, लेन देन के बीच में ऐसे होगा ना, फिर विरह मिलन के बीच में ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा। तो हमारा कौन सा विकल्प बनेगा, बी विकल्प। बी विकल्प, ठीक है। आ जाइए 208। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। चलिए, आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है सांकेतिक, नहीं, सी विकल्प। चलिए, योजक चिन्ह लगता है। आप द्वंद्व समास के अंतर्गत देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, 209। समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। चलिए, कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है। कोई शब्द दोहरा दिया जाए या कोई समासिक पद हो या कोई युग्म हो, उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है। तो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आ जाइए 210। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। चलिए, आंसर करिए। किसी की कही हुई बात को अगर हमें स्पष्ट करना हो, उसे समझाना हो, तो फिर कौन सा चिन्ह लगाएंगे। आंसर करिए। यहां आंसर आ रहा है ए और सी, नहीं, विवरण, बिल्कुल, जिन्होंने कहा ए बिल्कुल सही है, विवरण का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। हाँ, उपेंद्र जी हर हर महादेव, स्वागत है। आ जाइए 11 नंबर पे आइए। किस किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी अक्षर पे या शब्द पर अगर हमें विशेष बल देना है तो फिर कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे। आंसर आइए। तो हम प्रयोग करते हैं कौन सा, नहीं, उद्धरण चिन्ह प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह।
कौन सा? एकहरा वाला, सिंगल वाला, ठीक है, सिंगल वाला, नहीं दोहरा नहीं। दोहरा तो किसी का कथन, किसी की कहावत, ठीक है ना, जस का तस हम दोहरा देते हैं तब दोहरा उद्धरण होता है, ठीक है। इकरा उद्धरण, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, सिंगल वाला। जैसे हमको विशेष पे आपको ध्यान देना है तो हम ऐसे कर देंगे दोनों ओर से, ठीक है। हाँ, आ जाइए। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ढूंढना है। देखिए इतना आसान प्रश्न वीडियो में पूछा गया है, देख रहे हैं। प्रश्न आसान भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, और आसान प्रश्नों को बिल्कुल भी हमें गलत नहीं होने देना है। कठिन तो सबसे गलत होंगे, हम अकेले तो है नहीं। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। आ जाइए 14 नंबर पे आइए। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? चलिए, मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी है? आंसर करिए। हाँ ए, बहुत अच्छा, ए विकल्प आ रहा है। नहीं सी नहीं, वो तो उद्धरण लगा ही है, सी विकल्प तो लगा है, कमी कहां है? कमी पूछ रहा है, कमी, अल्प विराम लगना चाहिए। मैंने मैंने आज आज एक मशीन खरीदी, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। 15 पे आ जाइए। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, कहां रेखांकित है? ये है, ये। चलिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, यहां आंसर आ रहा है पूर्ण विराम, बिल्कुल पूर्ण विराम। 16 पे आ जाइए। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जिसको अंडरलाइन आप करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, उसे हम क्या कहते हैं? चलिए 216 का आंसर आना चाहिए, और आंसर आ रहा है बी और सी। तो आपको बता दें बी नहीं होगा, तिर्यक रेखा वो नहीं है, ठीक है, अधोरेखा है। वो क्या है? जो नीचे रेखा खींची जाती है, ऐसे खींचते हैं, वो अधोरेखा होती है, ठीक है। हाँ, किसी शब्द को विशेष दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं, यानी नीचे रेखा खींच देते हैं, उसको हम अधोरेखा चिन्ह कहते हैं, यानी अधोरेखा खींचना। आ जाइए। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? जब संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो कौन सा चिन्ह होता है? कोई संज्ञा 2 बार आ गई, ठीक है, तो उनके बीच में कोई चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कौन सा है? हाँ, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है योजक चिन्ह का। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर पे आ जाइए। 18 नंबर, चलिए, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? कौन सा है? तो आंसर आ रहा है ए विकल्प, ए विकल्प, बहुत अच्छा। चलिए, अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह आप लोगों को ढूंढना है। 19 का क्या होगा? अल्प विराम, तो ये तो बहुत आसान है। अल्प विराम हमारा क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। चलिए 220 पे आ जाइए। पूर्ण विराम का चिन्ह पहचानना है आपको। पूर्ण विराम, ये युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है, और ये आपका आंसर आ रहा है कि पूर्ण विराम जो है सी में है, ठीक है। आ जाइए 21 वाला आप लोग बता दीजिए। 21, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह आपको बताना है कौन सा है,
कौन सा है? आंसर आ रहा है कि नहीं, 21 का आंसर आइए। हाँ, 21 का आंसर आ रहा है ए, बी, ए, सी, आशा, लोप। लोप, जिन्होंने कहा लोप सूचक है, बिल्कुल जहां कुछ लिखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, वहां के लिए है ये लोप सूचक चिन्ह है। आ जाइए, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अगर कोई शब्द पुनरुक्ति हो रहा है, दोहराया जा रहा है, तब तो यहां आंसर आ रहा है कि जब भी दोहराया जाएगा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जब भी कोई शब्द रिपीट होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। आ जाइए, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक है, निर्देशक है, विवरण है, लाघव है। चलिए, कौन सा बनेगा? विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, उपदेशक कोई चिन्ह नहीं है। उपदेशक कोई चिन्ह नहीं है। बाकी निर्देशक चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है, ठीक है। अमीन परीक्षा 2016 में ये पूछा गया है। इसको आप लोग बता दीजिए, किस विराम चिन्ह का द्योतक है? उद्धरण चिन्ह का, विवरण चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का, या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का? चलिए, कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है कोष्टक। बहुत अच्छा, कोष्टक, ठीक है, कोष्टक चिन्ह का है। आ जाइए, 25 का आ जाइए। हाँ, इसको बताइए कौन सा विराम चिन्ह है? संयोजक चिन्ह है, तुल्यता सूचक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, विवरण चिन्ह है। यहां आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आ रहा है तुल्यता। तुल्यता, बिल्कुल बिल्कुल, तुल्यता है, इक्वलिटी दिखाएगा, ठीक है, तुलना करेगा, तो तुल्यता सूचक चिन्ह है ये। आ जाइए, महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? कोई कथन हो, महत्वपूर्ण कोई कथन हो, उसे उद्धत करने के लिए किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जब कोई कथन हो? तो यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, शुक्ल जी का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, तो हम क्या करते हैं, उसको दोहरा उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करते हैं। आ जाइए, उदाहरण लिखा है, उद्धरण होता है, ठीक है, हाँ, तो वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप समझ जाइएगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। 27 नंबर पे आए, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। चलिए, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और जहां हम ठहरते हैं, तो ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब कौन सा विराम चिन्ह है, वो जैसा लगा रहेगा उसके हिसाब से हम बताएंगे, लेकिन विराम चिन्ह तो हो गया। अनुस्वार का चिन्ह आप लोग बताएंगे। अनुस्वार, चलिए, अनुस्वार का चिन्ह है, तो आंसर आ रहा है कि अनुस्वार जो होता है, स्वर के ऊपर एक बिंदी, ठीक है, स्वर के ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है, वही इस विकल्प में से सही होगा, ठीक है। 29 पे आ जाइए, शीला कहिए, शीला कहिए क्या हाल है? वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा है? चलिए, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? चिन्ह कौन सा लगा हुआ है? तो यहां जो है 29 के लिए आंसर आ रहा है सी, डी, डी, डी। हाँ, यहां निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। शीला कहिए, यहां देखिए, यहां, ठीक है, शीला कहिए क्या हाल है, तो निर्देशक चिन्ह, ठीक है। चलिए, 231 पे आ जाइए, सॉरी 230। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं।
वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम, हाँ बहुत अच्छा, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जब हमारा वाक्य समाप्त होगा तो जब भी वाक्य समाप्ति होगी वहां पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। 231 पे आइए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? 31 का आंसर आए, और 31 का आंसर आ रहा है कि जब जब अंतिम रूप ले लेगा कोई वाक्य, ठीक है, तब वहां पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा, पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। 232 पे आइए, ये जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा है कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चलिए, मनोविकार सूचक शब्दों या वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आंसर आ रहा है विस्मय बोधक, बिल्कुल विस्मय बोधक। मनोविकार सूचक, जब मनोविकार सूचक कोई चाहे शब्द हो चाहे वाक्य हो, ठीक है, तो इनके अंत में वाक्यांश हो या कोई वाक्य ही हो तो उसके अंत में जो है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 233 पे आइए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? आंसर है मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है। सीता जानना चाहती है भाई कब आएगा। मोहन बाजार गया था, मोहन को बाजार क्यों जाना था? चलिए आंसर करिए। तो डायरेक्ट जो प्रश्न होते हैं वहां लगेंगे, जो डायरेक्ट प्रश्न होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह वहां लगेगा जहां डायरेक्ट प्रश्न है। मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है, ये तो कोई दूसरा कह रहा है ना, यहां प्रश्न नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक यहां लगेगा। मोहन को बाजार क्यों जाना था, ये डायरेक्ट प्रश्न आ रहा है, और ये तो बताया जा रहा है कि मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है, ये कथन को बताया जा रहा है ना, ये प्रश्न नहीं किया जा रहा है। सीता जानना चाहती है कि भाई घर कब आएगा, मोहन बाजार गया था, ठीक है, तो जो बेस्ट आंसर जो हमको मिल रहा है वो डी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम चाहें तो बी विकल्प में भी लगा सकते थे, लेकिन जो है हमें करेक्ट आंसर जो मिलना चाहिए वो डी में है, जिसमें डायरेक्ट प्रश्न किया जाए। जब हमको वो मिल जाएगा तो फिर हमको इधर उधर जाना नहीं है, भटकना नहीं है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? चलिए, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता, जो मैच नहीं हो रहा है? चलिए आंसर करिए। 234 का कौन है? तो आपने कहा सी, बिल्कुल, योजक चिन्ह ऐसा नहीं होता है, योजक चिन्ह ऐसा नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। जीरो कौन सा चिन्ह है आप लोग कमेंट कर दीजिए, जो शून्य लिखा रहता है। चलिए 235 पे आ जाइए, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? चलिए, तो यहां जो आंसर आ रहा है 35 के लिए, वो सी आ रहे हैं, डी आ रहे हैं? नहीं, आप लोग जब भी कोई बात आप कहेंगे, किसी की भी बात कहेंगे, ठीक है, तो उसके कथनों को जो है उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे, ठीक है, किसी के भी कथनों को क्या करेंगे, उद्धरण चिन्ह। अब यहां कोई व्यक्ति बता रहा है कि पिता ने पुत्र से कहा, ठीक है, अगर ये उद्धरण चिन्ह हटाएंगे तो यहां लिखना पड़ेगा कहा कि तब ये उद्धरण चिन्ह हटेगा, ठीक है। यदि उद्धरण चिन्ह आप नहीं हटाना चाह रहे हैं तो आपको जो है, ठीक है ना, वैसे किसी दूसरे का कथन हो तो उद्धरण चिन्ह हटाना ही नहीं है,
चाहे कुछ भी हो लगाना ही पड़ेगा। उन्होंने लिखा देर हो रही है कब आओगे, ये ऐसे प्रश्न किए होंगे, ठीक है। नहीं, महानता की वजह से नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का अगर आप कथन लिखेंगे एकदम हू बहू जैसे उन्होंने कहा था, उसमें बिल्कुल भी बदलाव आप नहीं करेंगे, तब उसे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे, ठीक है। यदि आप तोड़ मड़ोड़ के या किसी तरीके से बात को बदल करके लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, इंग्लिश में आता है, उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम या अल्प विराम से अधिक रुकना हो थोड़ा, तो आपको क्या चाहिए, अल्प विराम से ज्यादा हो और पूर्ण विराम से कम, यानी आधा विराम, अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम, सी विकल्प। 37 पे आ जाइए। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह होता है, कौन सा होता है? तो यहां आंसर आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ए विकल्प, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा, ठीक है। आ जाइए 38 पे। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद किस विराम का एक और नाम है? क्या इस हंसपद को किस नाम से जानते हैं, एक और इसका नाम है? तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ इसे जो है, नहीं, लोप विराम इसे नहीं कहते हैं। लोप विराम तो इस टाइप का होता है ना, ठीक है, यक्स यक्स बना रहता है, इसे खाली जगह छोड़ देते हैं हम ऐसे लिख करके, ठीक है। त्रुटि विराम इसे कहते हैं। हंस पद को बताया तो कि कोई शब्द आपसे छूट गया, ठीक है, या त्रुटि हो गई, तो उसको पूरा करने के लिए आप हंस पद का इस्तेमाल करते हैं, यानी त्रुटि विराम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़िए। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त तो वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? नहीं लगा है, चलिए, मोहन आज घूमने जाएगा, कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? तो यहां आपको देखना है, पूर्ण विराम लगा हुआ है। कौन सा चिन्ह लगा है? तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। आ जाइए 40 नंबर पे। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? किस वाक्य में आपको देखना है कि विराम संबंधी, ठीक है, विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह आपने तो कमाल कर दिया, आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। तो त्रुटि कहां है? त्रुटि ए में है, क्योंकि निराला को इन्होंने क्या कर दिया, डबल दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया है, सिंगल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सिंगल। तो यहीं पर मिस्टेक है, यहीं पे क्या है, मिस्टेक है। चलिए आगे आ जाइए 41 नंबर। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? चलिए, उद्धरण चिन्ह किस विकल्प में लगा है ये आपको पहचानना है, और ये आ रहा है बिल्कुल ए विकल्प में, पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना, ठीक है। इसमें जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, सिंगल उद्धरण चिन्ह। आ जाइए 242। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, वाक्य में अपेक्षित है, पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021 में पूछा गया है, पूछा गया है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है 42 के लिए ए, नहीं ए नहीं, बी, प्रश्नवाचक नहीं, एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम की यहां आवश्यकता है। आपने क्या कहा, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। अब यहां पूछ थोड़ा रहा है कि आपने क्या कहा, वो बता रहा है कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, ठीक है। हाँ मैं सुन नहीं पाया कि आपने कहा क्या। 43 पे आ जाइए। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा?
कौन सा चिन्ह आएगा? तो हाँ बिल्कुल, विस्मय, विस्मय का चिन्ह आएगा। ठीक है, आश्चर्य हुआ ना। 44 पे आ जाइए, 44 पे आइए। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? जो पहले लगा है, पहले कौन सा लगा है? ये वाला लगा है, ये तो बाद में लगा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां आपका आंसर आ रहा है सी, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। अगला प्रश्न है 245 का, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? कामता प्रसाद गुरु जो है विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं? तो यहां आंसर आ रहा है कि ये जो है हाँ, ये जो है अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ मानते हैं। ठीक है, 46 पे आ जाइए। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, 246 का आंसर करिए। अर्धविराम, तो अर्धविराम जो है हमको दिख रहा है कहां पर? हाँ, सी विकल्प में। सी विकल्प में हमको अर्धविराम लगा हुआ दिखाई दे रहा है, शत्रु है। ठीक है, आ जाइए 47 नंबर। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में जो है विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तब यहां आंसर आ रहा है कि उस समय योजक चिन्ह का नहीं, उस समय हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उस समय हम अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पे। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो यहां आंसर आ रहा है 48 के लिए आंसर आए। 48 का आंसर आ रहा है उपविराम पूछा गया है। उपविराम इनमें से किस वाक्य में दिखाई दे रहा है आपको बताना है, और आंसर आ रहा है बी, डी। ठीक है, नहीं ये तो विवरण वाला है, ये अर्धविराम है। ठीक है, ये योजक चिन्ह है या निर्देशक चिन्ह कह सकते हैं। तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो बी विकल्प में है, बी विकल्प में। ठीक है, उपविराम का जो चिन्ह है वो बी विकल्प में है। आ जाइए 49 नंबर। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? चलिए, कौन सा होगा? आंसर आ रहा है सी, यहां अल्प विराम लगना चाहिए था। आनंद घर आया, कामा, अल्प विराम, उसके बाद थोड़ी देर रुका और चला गया। चलिए 50 पे आ जाइए। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहां आंसर आ रहा, नहीं आया अभी आंसर आप लोगों का नहीं आया। चलिए, कमेंट रुक गया क्या हमारे यहां ही? चलिए, आंसर आ रहा है 50 का डी। हाँ बिल्कुल, विस्मयादि बोधक कहा जाता है। ठीक है, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को जो व्यक्त करता है, ठीक है, तो ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। आ जाइए, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? चलिए, यहां आंसर आ रहा है 51 का डी, ए नहीं, अर्ध विराम का।
अर्ध विराम का। ठीक है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तब हम करते हैं अर्ध विराम का। ठीक है, आ जाइए 52 नंबर पे। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब इक्वल हो, समान हो कोई भी शब्द? ठीक है, समान अधिकार रखने वाले जो शब्द हैं, तो यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल अर्ध विराम नहीं, अल्प विराम। जैसे कामा कामा लगाते हैं ना, जब कई शब्द हम लिखते हैं तो कामा कामा अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो अल्प विराम का। ठीक है, बी विकल्प। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है हाँ, विस्मय, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 54 पे आ जाइए, 54 नंबर। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह का कौन सा है, कौन सा चिन्ह है? तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। 54 के लिए बी लगा देंगे आप। बहुत अच्छा, बी। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? विकल्प का चयन करिए। कौन सा विकल्प का आप चयन करेंगे 55 के लिए? तो यहां आंसर आ रहा है 55 के लिए बी। बराबर लगाएंगे नहीं, किसी चीज के बारे में हमको समझाना हो, ठीक है, या उसकी व्याख्या करनी हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का? विवरण चिन्ह का। ठीक है, आ जाइए 256। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है? दंत्य ध्वनि है, तब हमारा आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल त। राइट आंसर। आ जाइए 57 नंबर। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु है, कंठ तालु, कंठ और तालु। आंसर आ रहा है बी। कंठ और तालु से ये है, ठीक है, कंठ और तालु से आए, ए आए, ए आए, कंठ तालु। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? चलिए, आंसर आ रहा है बिल्कुल अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह लगेंगे। आ जाइए 59 नंबर पे। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहां आंसर आ रहा है हाँ, कंठ से और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। ठीक है, 260 पे आइए। निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? चलिए, समानता, समानता सूचक चिन्ह या तुल्यता सूचक चिन्ह, बात एक ही है। समानता सूचक चिन्ह या फिर तुल्यता सूचक चिन्ह, बात एक ही है। और ये है ए विकल्प, ये है ए विकल्प। 61 नंबर पे आ जाइए। आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि डी। बहुत अच्छा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। 62 नंबर पे आ जाइए। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो यहां आंसर आएगा हाँ, डी। डी बिल्कुल, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो शब्दों के बीच जो चिन्ह हम लगा देते हैं
ठीक है, आ जाइए 63 नंबर पे। 63 नंबर, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? चलिए आंसर कह रहे हैं हाँ, पूर्ण विराम। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो वाक्य क्या होता है? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही तो लगेगा, या तो प्रश्नवाचक लगेगा या विस्मयादि बोधक लग सकता है, नहीं तो पूर्ण विराम लगेगा वाक्य के अंत में, क्योंकि अल्प विराम तो लगेगा नहीं। चलिए, उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उप विराम का चिन्ह पूछा गया है, कौन सा है? उप विराम का चिन्ह कौन सा है? तो यहां आंसर आ रहा है ए। बिल्कुल, ए जो विकल्प दिख रहा है ये उप विराम का चिन्ह है, उप विराम का ही चिन्ह है। 65 नंबर पे आ जाइए। चलिए, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर आ रहा है तब हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे, तब हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। चलिए 66 नंबर पे आ जाइए। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? चलिए, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है 266। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है? 66 का आंसर करिए। तो जिन्होंने कहा है कि सी विकल्प वो राइट है। सी विकल्प, एमए के बाद आपको अर्धविराम, ठीक है ना, वो अलग है, फिर बीएड है, ठीक है, ये नहीं कि अब एक ही में आप रख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दो सौ सड़सठ, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम का प्रयोग किया जाता है? कोई कठिन चीज हो, कोई कठिन शब्द हो, उसको जो है हमें समझाना हो या स्पष्ट करना हो तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है? कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तब आपका आंसर आ रहा है उस समय जो है हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हाँ, उसी समय तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उस बात को क्या कर देते हैं? समझा देते हैं। चलिए 268 पे आ जाइए। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 68 का आंसर आप लोगों का आना चाहिए। तब हम, हाँ बिल्कुल, बी कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कोष्टक में लिखा हुआ चीज जो है उस मूल वाक्य में नहीं आता है, वो समझाने के लिए होता है, ठीक है। 69 पे आ जाइए। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। पूर्ण विराम चिन्ह के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वो कौन सा है? चलिए कौन सा है? 69 का आंसर आना चाहिए और इसका आंसर आ रहा है बिल्कुल फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो है पूर्ण विराम के बदले है, ठीक है, जो अंग्रेजी में लगता है। आ जाइए 270, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहां बहुत कम ठहराव हो। चलिए कौन सा विकल्प बनेगा? बिल्कुल डी, वाक्य के मध्य में किया जाता है, न शुरू में किया जाएगा न अंत में किया जाएगा। जब भी किया जाएगा वाक्य के कहीं बीच में ही होगा, कहीं भी हो सकता है बीच में, ठीक है, बीच में कहीं हो सकता है, शुरू और अंत में नहीं होगा। और जहां पर बहुत कम ठहराव होता है वहीं पर इसका प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा वर्ड व्यंजन नहीं है? अब यह प्रश्न बना है कि कौन सा वर्ड जो है वो व्यंजन नहीं है।
तो यहाँ आंसर आपका आएगा कि जो ए है वो व्यंजन नहीं है, ए जो है वो व्यंजन नहीं है। ठीक है, CUET PG प्रवेश परीक्षा 2022 में ये पूछा गया है। आ जाइए 272 नंबर पे। 272 नंबर, निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? प वर्ग का उच्चारण स्थान, ये भी देखिए पीजी प्रवेश परीक्षा 2022 में पूछा गया है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आप कौन सा लगा देंगे? डी लगाएंगे ना, ओष्ठ, ओष्ठ। चलिए 73 पे आ जाइए। हाँ, चलिए अब आपको जो है पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? संस्कृत शब्दों में अत्यंत अनुस्वार का उच्चारण म के समान होता है। हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है। दीर्घ स्वर के बाद आने वाला अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है। पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है। कौन सा होगा यहाँ पे आंसर? चलिए, हाँ तो डी लगाएंगे बिल्कुल। पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण, विकार के कारण आने वाला जो अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण जो भी आएगा उसे अनुस्वार की तरह ही लगाएंगे। यह नहीं कि अनुस्वार को अनुनासिक में बदल देंगे, नहीं। अनुस्वार अलग है, अनुनासिक अलग है, तो यानी अनुस्वार अनुनासिक की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, जो जैसा है उसी टाइप से प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। फिर लिखा है वह घर आया या नहीं? राम राम उसने यह क्या कर दिया? तुम समझते हो कि नीरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है। अब इसमें आपको बताना है, चलिए, तुम समझते हो कि नीरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है। तो यहां आंसर आ रहा है कि बी बी बी। बी क्या है? वह घर आया या नहीं? नहीं, ये तो पूछा जा रहा है, तो ठीक है बी, डी में लगाएंगे। ठीक है, वो तो पूछ रहा है, किसी से पूछ रहा है कि वह घर आया या नहीं आया। ठीक है, तो प्रश्नवाचक है। ठीक है, बी तो सही है, तो फिर डी ही होगा। तुम समझते हो कि नीरा बालक है। ठीक है, परंतु यहां पे जो है यहां पे या तो पूर्ण विराम लगाए या तो अर्ध विराम लगाए। ठीक है, हाँ, तुम समझते हो कि नीरा बालक है परंतु वह, नहीं, यहां पे लगाए ही ना, यहां कोई चिन्ह लगाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तुम समझते हो कि नीरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छों को कान काटता है। ठीक है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में अपेक्षित कौन सा विराम चिन्ह की मांग हो रही है यहाँ पे? ये अंतिम प्रश्न है हमारा, ये आज का अंतिम प्रश्न है और ये हम लोगों ने क्या कर लिया? टारगेट को पूरा कर लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगभग 80 प्रश्न थे और जो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए कल से हम लोग जो है अब शब्द रचना पे आ जाएंगे, जिसमें आप उपसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्यय पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी है शब्द रचना से संबंधित, तो उस टॉपिक में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हम लोगों की क्लास जो है विलंब हो गई है। 10 मिनट, 10 मिनट नहीं 40 पे समाप्त होना था, 20 मिनट विलंब चली गई है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और एग्जाम डेट लग गई है और आपको जो है अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। ठीक है, अपनी रफ्तार को थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा आलस को त्यागना है। ठंडी लगे तो लगे, कोई बात नहीं, रिजल्ट बनाना है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं शाम को नाइट वाली क्लास में। ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद।